हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एयरफोर्स अग्निवीर के लिए जीके और जीएस। इसका हमारा पार्ट नंबर 7 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट और कर चुके हैं इस वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो वाले नहीं देखे हैं तो देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके, जो यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कई बार, तो उनको लेकर चलते हैं हम लोग। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं यहाँ पे आपको टोटल 15 क्वेश्चंस कराता हूँ, लेकिन 15 से आप लोगों के 60 क्वेश्चंस तैयार कराता हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखिए यहाँ पर इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाती है क्लास ख़त्म होने के बाद, और रागा के प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाले भी नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लोग देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाना, तो आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जितनी भी क्रांति होती हैं इंपॉर्टेंट, मैं सभी इसमें आपको कवर करा दूंगा, आपको और कोई क्रांति पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध है अपने दुग्ध उत्पादन से, तो ये आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसको याद जरूर कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है ये बार। तो देखिए अब देखिए इसमें अगला है कि श्वेत क्रांति की जनक कौन थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, श्वेत क्रांति के आपसे जनक भी पूछ लिए जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो थे अपने वर्गीस कुरियन, तो इनको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए श्वेत क्रांति तो हो गई, एक होती है अपनी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है सबसे पहले तो हम देखेंगे। तो हरित क्रांति का संबंध है अपने कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र हो गए हरित क्रांति का संबंध। अब देखिए हरित क्रांति के एक जनक भी हैं, तो जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक जो है ना वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो दो जनक आप लोगों को याद रखने, एक तो हरित क्रांति के जनक और एक श्वेत क्रांति के जनक। दोनों के आप लोग याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में इन दोनों से ही आते हैं, और जो भी क्रांति हैं उनसे पूछा नहीं जाता है कि जनक कौन है इसके। उनसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। लेकिन यहाँ पे आपसे जनक पूछे जाते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है या फिर हरित क्रांति के जनक कौन है। अब देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ लिखी हुई हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है। मछली उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है। अगले है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गोल क्रांति वाला आलू के उत्पादन से, आलू जैसे गोल होता है उसी प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हो कि गोल क्रांति। उस प्रकार से लाल क्रांति है, देखिए लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से, तो इसको भी आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हो कि टमाटर होता है अपना लाल और मांस भी होता है लाल, तो उससे आप लोग याद कर सकते हो कि कौन सी क्रांति, लाल क्रांति। उसके बाद है अपनी भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो कृषि और उर्वरकों एवं रसायनों से। उसके बाद है यहाँ पर रजत क्रांति। तो रजत क्रांति इंपॉर्टेंट है, अंडे और मुर्गी पालन से है, तो यहाँ पे इसको याद रखें आप लोग। उसके बाद है अपनी गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा उत्पादन से है, तो झींगा उत्पादन हो गया। और उसके बाद है अपनी सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से, और बादामी क्रांति का संबंध है अपना मसाला उत्पादन से। तो बादामी जो क्रांति है और जो अपनी सुनहरी क्रांति है, तो इन दोनों को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये अपनी रजत क्रांति हो गई, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, एक है अपनी नीली क्रांति और एक है अपनी पीली क्रांति। तो इन दोनों तो आप लोग याद ही हो गई हैं, तो सभी क्रांति जो मैंने इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी धातु किस मिश्र धातु से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का अगर पूछा जाए तो स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से मिलकर बनी है। तो स्टेनलेस स्टील का यूज़ सबसे पहले तो देखिए आपका जो कॉइन होता है 1 या 2 रुपए का सिक्का, उसमें बनाने में स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है। और ये जो है ना बनती है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, तीनों के मिश्रण से बनती है। तीनों को जब एक साथ मिक्स किया जाता है तो ये बनती है अपनी स्टेनलेस स्टील। तो ये आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे अगला है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा किस किस के मिलने से बनता है। तो कांसा बनता है कॉपर और टिन के मिलने से। तो कॉपर यानी कि तांबा और टिन यानी कि, तो यहाँ पे दोनों के मिलने से आपका जो है बन जाता है कांसा। अब देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हमारा अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को याद होगा,
और नहीं याद है कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब ये हुआ किस वजह से था तो वो हम देखेंगे इसमें। पहले तो इसको थोड़ा मैं जूम कम करके दिखाता हूँ आपको, जिससे समझ में ज़्यादा आ जाए। तो देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, रोलेक्ट एक्ट आया था जब एक, तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया जा रहा था वहाँ पर। जो वहाँ पर जैसे पंजाब में एक अमृतसर है, अमृतसर में एक ग्राउंड था, गार्डन था बोल सकते हो, मैदान, जहाँ पर बाग बोल सकते हो, बाग था जलियांवाला। तो जलियांवाला बाग था तो वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। तो वहाँ पर क्या किया था, जनरल डायर ने आदेश दे दिए थे कि गोलियाँ चल जाएँ, तो गोलियाँ चलाई गई थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा लोग घायल भी हो गए थे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पृथ्वी का पर जो उत्तरी गोलार्ध है सबसे बड़ा दिन कौन सा है, समझाइए कौन सा दिन हो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का। तो पृथ्वी पर जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो गोलार्ध हैं, जैसे ये है अपना उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ वाला और ये है अपना साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि ये वाला, इसका सबसे बड़ा दिन कौन सा है। तो इसका जो सबसे बड़ा दिन है वो है अपना 21 जून। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पर। अब देखिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन यहाँ पर होगा, तो कह सकते हैं कि अपना जो 21 ही जून है तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा। तो मतलब इसको कह सकते हैं 21 जून को या फिर तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, या फिर कह सकते हैं कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है। तो इन दोनों को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध पर जो है ना सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, और दक्षिणी जो गोलार्ध है वहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा जो 21 जून को। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि जो कि आपके एग्ज़ाम में आया था पिछली बार, कि किस तारीख को रात व दिन दोनों बराबर होते हैं। तो रात व दिन दोनों बराबर होते हैं 21 मार्च को। तो इसको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के हमसे जैसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछ लिए जाएँ तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कई एग्जाम्स में। तो यहाँ पे इसके जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर इनको बोल सकते हो आप लोग जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है। तो इनको बोल सकते हो आप लोग जीवी मावलंकर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए अगर वर्तमान में पूछ लिया कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपने हैं ओम बिरला। तो इसको भी याद रखें। तो अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा छठवां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन से आपके सारे के सारे जो नदियों के किनारे बसे नगर हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हैदराबाद का पूछा है मैंने क्वेश्चन में कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो हैदराबाद अगर पूछ लिया आपसे तो हैदराबाद है अपना मूसी नदी के किनारे पर स्थित। लेकिन मैंने यहाँ पर कई सारे जो हैं लिखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो है हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है अपना गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो हरिद्वार तो हो गया अपना गंगा नदी के किनारे पर। उसके बाद अगर कानपुर की पूछ लिया जाए तो कानपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कानपुर है गंगा नदी के किनारे पर, और बनारस भी है अपना गंगा नदी के किनारे पर। तो इसमें से आप लोग याद रखें। और पटना जो है, पटना भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसमें से पटना और बनारस दोनों को याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दिल्ली और आगरा में से क्या इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली आगरा सभी को पता होगा, दिल्ली नहीं पता होगा तो दिल्ली है यमुना के किनारे, और आगरा जो है आगरा भी यमुना के किनारे पर। तो इसमें से दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना। अयोध्या किस नदी के किनारे पर। तो अयोध्या है अपना सरयू नदी के किनारे पर। उसके बाद श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो नेवी एमआर का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, जब 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 19 में ये आपसे पूछा गया था कि झेलम नदी किस मतलब श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नासिक आपसे अगर पूछ लिया जाए तो नासिक है गोदावरी के किनारे पर, सूरत है ताप्ती के किनारे पर, और उज्जैन है अपना क्षिप्रा नदी के किनारे पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है अपना राजस्थान। तो राजस्थान हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा राज्य पूछ लिया है तो सबसे छोटा राज्य है अपना गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो गया। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये आप सभी को पता है। और उसके बाद राजस्थान के अभी वर्तमान में सीएम कौन है। तो वर्तमान में सीएम भी आप लोग देख लें एक बार, तो अशोक गहलोत हैं इसके वर्तमान में सीएम।
अशोक गहलोत। ठीक है, तो अशोक गहलोत हो गया यहाँ पर वर्तमान में सीएम। उसके बाद देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा था, तो आपसे अगर पूछ लिया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। तो यूपी है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा अपना सिक्किम। तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इनको याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस है अपना 22 अप्रैल को। देखिए, यहाँ पर 3 चलते हैं, एक 22 मई चलता है और एक 22 मार्च चलता है और एक चलता है अपना 22 मई। मई तो हो गया 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल, तो यहाँ पे देखिए 22 मई को क्या होता है, 22 मार्च को क्या होता है, 22 अप्रैल को क्या होता है। तो 22 अप्रैल को होता है अपना पृथ्वी दिवस। अब 22 मई और 22 मार्च को क्या होता है, ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 22 मई और 22 मार्च को कौन सा दिन है, तो ये आप लोग मतलब कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उपनाम के ऊपर। तो अगर आप लोगों से उपनाम पूछ लिया जाता है कि किसे किस नाम से जाना जाता है, तो काफ़ी बार सरल सा पूछ लिया जाता है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, कई बार टफ पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। तो चित्तरंजन दास जो थे, उन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया चित्तरंजन दास। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट लिखे हैं, तो इनको अभी याद कर लेना। तो इसको दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो दीनबंधु के नाम से जाना जाता है सीपी एंड्रयूज। 3 यहाँ पे होते हैं, एक दीनबंधु, एक होते हैं बंगबंधु और एक होते हैं अपने देशबंधु। तो दीनबंधु हो गए अपने सीपी एंड्रयूज, बंगबंधु हो गए अपने शेख मुजीबुर रहमान और देशबंधु हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर। तो देशबंधु अभी ऊपर कौन थे, तो देशबंधु थे अपने चित्तरंजन दास। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी याद करना। पंजाब केसरी के नाम से अपने लाला लाजपत राय को कहा जाता है। उसके बाद वयोवृद्ध पुरुष, तो वयोवृद्ध पुरुष पूछ लिया जाए तो दादा भाई नेहरूजी। उड़न परी अगर कहा जाए तो उड़न परी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उड़न परी तो याद ही रख लेना। उड़न परी कहा जाता है पीटी ऊषा को। और ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसको याद रख सकते हो आप लोग। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो इससे जो है ना, मैं आपके जितने भी पालन हैं सारे के सारे कंप्लीट करा दूंगा। तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं अपन एपीकल्चर। एपीकल्चर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि एपीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप लोग उसमें आंसर टिक कर सकते हो मधुमक्खी पालन। अब देखिए, मैंने और कुछ प्रमुख लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो पीसी कल्चर का यहाँ पे जो संबंध है, पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एक है बर्मी कल्चर। तो बर्मी कल्चर है अपना केंचुआ उत्पादन से, तो केंचुआ पालन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक होता है कि मोरी कल्चर। तो मोरी कल्चर का जो संबंध है वो है शहतूत पेड़ पालन से। शहतूत पेड़ पालन से तो मोरी कल्चर का संबंध हो गया। उसके बाद एक है फ्लोरीकल्चर का संबंध। तो फ्लोरीकल्चर के में क्या होता है, फूलों की खेती होती है, उसको कहते हैं फ्लोरीकल्चर। तो इन सभी को याद रखें। और यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ओलेरी कल्चर हो गया। तो ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो ओलेरी कल्चर है सब्जी से। उस प्रकार से बीटी कल्चर है, तो बीटी कल्चर का संबंध है अपना अंगूर की खेती से। रेशम कीट पालन से है, ये गलत लिख गया है, सेसम हो गया, इसकी जगह पे आएगा रेशम। तो रेशम कीट पालन से है सेरीकल्चर का संबंध। तो ये सारे हो गए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखेंगे हम, और भी थोड़े 2 और लिखे हैं, 2 और बचे हैं, तो इनको भी याद कर लेना। हॉर्टिकल्चर इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध है अपना बागवानी से। और पोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो फलों की खेती, फलों का उत्पादन। तो यहाँ पे हो गए सारे के सारे। और अब देखिए, यहाँ पे आ चुका है अब अगला क्वेश्चन। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम किसका अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, कई बार आपके एग्जाम्स में भी आया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो है क्या आंसर इसका, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है वो होता है बॉक्साइट। इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट है अपना एल्यूमिनियम का अयस्क। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है और अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है शरीर की सबसे बड़ी, वो है थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। अब देखिए, यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो अगर पूछ लिया तो होती है वो यकृत।
लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है अपनी थायराइड ग्रंथि। उसके बाद अगर पूछ लिया है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, आप लोग इसको याद रखें, फीमर है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपीज, तो स्टेपीज है अपनी शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो इनको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। कई बार क्या होता है फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित। तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की अस्थायी जो मेमोरी होती है, मतलब जिसमें डेटा आपका स्टोर नहीं रह सकता है, तो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है रैम, RAM। तो रैम होती है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखें, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद कंप्यूटर की अगर स्थायी मेमोरी की बात की जाए, तो कंप्यूटर की स्थायी जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं रोम, ROM। तो इसको फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इसको भी याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक होती है इसमें ALU, तो ALU का फुल फॉर्म क्या है, जो ये मुझे आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर का। तो इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसमें बोल रहे हैं RBI यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मुख्यालय है इसका मुंबई में, तो मुंबई इसका मुख्यालय हो गया। लेकिन हम इसकी स्थापना भी देखेंगे, क्योंकि हमसे स्थापना पूछी जा सकती है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके जो गवर्नर हैं अभी वर्तमान में वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। और पहले गवर्नर इसके कौन थे, तो पहले गवर्नर इसको याद रखें ओसबॉर्न स्मिथ। और अगर पूछ लिया है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। अब यहाँ पे आ चुका है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, तो इसको याद रखें। और यहाँ पे जो उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो अपने हैं नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक हो गए उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और यहाँ पर जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो अपना उड़ीसा में स्थित है। इसको एक नाम और भी है ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं इसे कोणार्क सूर्य मंदिर को। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो ये हो गया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर आज के हो चुके हैं हमारे पूरे क्वेश्चंस पूरे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।